अब हम समझेंगे कि एंसेस्ट्रल कर्मा हमारी लाइफ में कैसे दिखता है। ये एग्जांपल्स आपको ये महसूस करवाएँगे कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कितनी गहराई से हमारे अंदर चल रहे होते हैं। ये पैटर्न्स हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर्स में छुपे रहते हैं और जब आप इन्हें देखते हैं तभी आपकी एक्चुअली में रिलीज़ करने की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। तो आइए आज हम यहाँ पे एंसेस्ट्रल कर्मा के एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एक इमोशनल पैटर्न का एग्जांपल आपके सामने मैं रख रही हूँ। सबसे पहले हम एक इमोशनल पैटर्न को समझते हैं। इस इमेज में आप 3 जनरेशंस की महिलाओं को देख रहे हैं। पहली महिला है दादी। अपने पति द्वारा हमेशा चुप करा दी जाती हैं। वो अपनी भावनाओं को कभी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाती है। उनकी आवाज़ सदैव दबा दी जाती है अपने ही हस्बैंड के द्वारा। उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी भावनाएँ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना यानी कि बाहर से किसी व्यक्ति का विरोध सहन करना होगा। ठीक है? दैट्स व्हाई शी लर्न्स नेवर टू स्पीक हर फीलिंग्स कंप्लीटली। दूसरी महिला है माँ। उन्होंने ये पैटर्न देखा और सीखा अपनी ही माता से कि अपनी बात कहना सुरक्षित नहीं है। इट इज़ नॉट सेफ टू स्पीक योर ओन थॉट्स एंड ओपिनियंस। इसलिए उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना सीख लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे लड़ाई-झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में या फिर लोगों से बहसबाजी में नहीं उलझना है। इसका अंजाम ये हुआ कि वो अपनी सच्चाई खुद के अंदर दबाकर रखती रहती हैं। ठीक है? ये पैटर्न उनके अंदर डेवलप हुआ। अब तीसरी पीढ़ी जो कि बेटी है, जब भी अपनी बात कहना चाहती है तो उसे एंग्ज़ायटी महसूस होती है। उसे एक हेजिटेशन, उसे वो फ़ियरलेसनेस महसूस नहीं होती है अपनी बात कहते हुए। उसे लगता है कि बोलने से कुछ गलत हो जाएगा। सो ये वही अधूरी भावनाएँ हैं जो दादी से माँ में और माँ से बेटी में आया। और ये तब तक चलता है जब तक कोई एक महिला आपके फैमिली में आकर ये नहीं कह देती कि ये यहीं पर खत्म होता है। यही एंसेस्ट्रल कर्मा है, एक भावनात्मक धागा जो पीढ़ियों में ट्रैवल करता रहता है। अब यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप पैटर्न के एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। दूसरी इमेज में आप 3 जनरेशंस के पुरुषों को मैंने दिखाया है, ठीक है? दादा दादा का शादीशुदा जो जीवन था, वो बहुत कड़वाहट और शायद दर्द से भरा रहा हो। इसलिए उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को एक भारी बोझ की तरह महसूस करना शुरू कर दिया। You know, the grandfather had a very bitter and failed marriage, so he took his relationship with his own wife in a very heavy and in a very burdensome manner. ओके? इसी को देखते-देखते जो उन पिता हैं, जो सेकंड जनरेशन है, जो उनका बेटा है, पिता ने अपने पिता का ये दर्द देखा। इसलिए उनके अंदर रिलेशनशिप्स के प्रति ये डर बैठ गया, ये फ़ियर बैठ गया। इसलिए उन्हें कमिटमेंट में सदैव डिस्कम्फ़र्ट महसूस होने लगा। उनको भी शायद कहीं न कहीं पे ये डर रह जाता था कि भई मुझे भी मेरे माता की तरह ही एक कोई फैमिली पार्टनर मिल जाएगी। इसलिए उनका कमिटमेंट के प्रति अपनी रिलेशनशिप्स में एक फ़ियर डेवलप हुआ। अब तीसरी जनरेशन है खुद बेटा। अपने अंदर रिज़ेंटमेंट महसूस करता है। उसे लगता है कि भई कमिटमेंट उसे बाँध देगा, ठीक है? कि उसे कमिटमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि कमिटमेंट एक बॉन्डेज लगेगा, ओके? एक केज लगेगा, एक सफ़रिंग बन जाएगा। उसके अंदर अपने ही अंदर ये घृणा, ये डिसलाइक पैदा हो जाती है। अब ये जो रिज़ेंटमेंट है, ये उसकी अपनी नहीं है, ये एक पुराना दर्द है जो दादा की जनरेशन से ट्रैवल हुआ है। जब तक एक पुरुष इसे समझकर रिलीज़ नहीं करता है, ये दर्द आपकी फैमिली में चलता ही रहता है। द रिज़ेंटमेंट इज़ जस्ट एन एनर्जी दैट लिव्स इन द फैमिली अंटिल वन मैन क्लियर्स इट। ये था दूसरा एग्ज़ाम्पल। तीसरा एग्ज़ाम्पल मनी और स्कैरसिटी की प्रॉब्लम का बताती हूँ मैं। तीसरी इमेज को स्कैरसिटी का पैटर्न मैंने बताया है। दादाजी जब भी दादाजी मान लीजिए कि जो दादाजी थे वो बहुत गरीबी में रहे। उनके अंदर कांस्टेंट फ़ियर था कि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, कि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है मेरी लाइफ़ में। यही जो पैटर्न है ये माँ ने सेकंड जनरेशन उनकी बेटी माँ ने ये स्कैरसिटी माइंडसेट इनहेरिट किया, ठीक है? अपने पिता से उन्होंने ये इनहेरिट करा। अपने अपने पिता से लिया। चाहे उनके पास पैसा हो या फिर ना हो, उन्हें हमेशा लगता रहा कि पैसा कम ही है, यानी कि पैसा भाग जाएगा, ठीक है? इसीलिए जो मदर है, द मदर स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली। अब आती है तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन बेटी फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद भी हमेशा मनी एंग्ज़ायटी महसूस करती है।
उनके पास में अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छा बिज़नेस हो सकता है, अपने हस्बैंड से अच्छी इनकम आ रही हो सकती है या फिर लाइफ़ में अच्छी खासी इनकम का बहाव ऑलरेडी रह सकता है, बट स्टिल शी फील्स एंग्ज़ायटी टुवर्ड्स मनी। तब भी पैसे को लेके चिंता हमेशा ही बनी रहती है। अब ये यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझिए कि ये सिर्फ़ पैसा नहीं है, ये एक जनरेशनल फ़ियर है। स्कैर्सिटी की एनर्जी पीढ़ियों में चलती है जब तक कोई एक सोल उसे पहचान कर डिसॉल्व ना कर दे। This pattern creates a feeling of scarcity in the family line. And it is not cleared unless and until some person rises within the family line and says that this is the pattern I do not want to carry with me any forward. नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ आपको एंसेस्ट्रल कर्मा का, जो कि है हेल्थ का एग्जाम्पल। ये हेल्थ पैटर्न को दिखाती है। दादाजी, मान लीजिए कि दादाजी को हार्ट डिसीज था, उनके शरीर लगातार स्ट्रेस और दबाव में जी रहा था। ठीक है? दादाजी को हार्ट डिसीज था, जिस वजह से उनका शरीर लगातार तनाव और दबाव में रहता था। उसी की वजह से माँ को भी हार्ट इश्यूज हुए, क्योंकि बॉडी में वही वल्नरेबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हुई है। वल्नरेबिलिटी यानी कि वही डर, वही शंका, वही डाउट, वही फियर, डीप सीटेड फियर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है अपने पिता से। ठीक है? तो शी फील्स वेरी वल्नरेबल, ओके, टुवर्ड्स टुवर्ड्स लाइफ एंड नेचुरली शी हैज हार्ट इश्यूज। तीसरी जनरेशन में बेटी हर छोटी बात पर हेल्थ के बारे में डर महसूस करती है। उसे लगता है कि उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। अब ये डर उसका अपना नहीं है। ये एक्चुअली में एक एंसेस्ट्रल मेमोरी है, आपके पूर्वजों का एक याद है, ये मेमोरी है जो कि आपकी बॉडी में स्टोर्ड रह गया है बाय जेनेटिक्स, बाय ब्लड लाइन। बॉडी हमारी सबसे गहरी एंसेस्ट्रल आर्काइव होती है, ठीक है? हमारी बॉडी में हमारे सबसे ज़्यादा एंसेस्ट्रल हमारे पूर्वजों की मेमोरी से स्टोर होती है। इसलिए इसमें सब कुछ दर्ज होता है, आपका ट्रॉमा भी, आपके पैटर्न्स भी, आपके सभी बिलीव्स भी। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस प्रकार से हेल्थ प्रॉब्लम्स एंसेस्ट्रल कर्मा के माध्यम से हमें अफेक्ट करता है। अब लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कल्चरल और क्रिएटिव एग्जाम्पल का। 5वीं इमेज कल्चरल या क्रिएटिव पैटर्न को दिखाती है। दादाजी मान लीजिए कि म्यूजिशियन थे, उनकी आइडेंटिटी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी। वो एक संगीतकार थे, गीतकार थे, आर्टिस्ट हो सकते थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी। उसी प्रकार से पिता जो थे, पिता एक पेंटर बने। उनका भी पूरा जीवन कला से जुड़ा रहा। अब बेटी पर एक सब्टल सा प्रेशर आ जाता है, एक बहुत ही नाजुक सा प्रेशर आ जाता है कि उसे भी कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही जाना होगा, उसे भी क्रिएटिव होना चाहिए। उसे लगता है कि भाई फैमिली की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाना उसकी ज़िम्मेदारी है। ये प्रेशर बाहर से नहीं आया है, ये प्रेशर बाहर ही नहीं है, ये एक एनर्जेटिक इनहेरिटेंस है। उन्हें खाली ऐसा लगता है अपने दादाजी और अपने पिताजी को देखकर खाली उन्हें एनर्जी वाइज़ ऐसा लगता है कि भई ये अगर में में मेरी फैमिली के लोगों ने क्रिएटिविटी में ही अपने पैशन्स फ़ॉलो करे हैं, तो मेरा भी जो फ्यूचर बनेगा वो क्रिएटिविटी में भी बनेगा। ओके? सो उसी प्रकार से उसके ऊपर एक एनर्जेटिक प्रेशर वो फ़ील करती है ड्यू टू फैमिली इनहेरिटेंस। ओके? क्यों? ताकि फैमिली लाइनेज अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे। ओके? इसी तरह से जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ रहती है, जो हमारे बिलीव्स रहते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, वो पीढ़ियों में ट्रैवल करते हैं। ओके? सो अगेन इस एग्ज़ाम्पल में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव हो रहा है। अगेन मैं यहाँ पर ये जो मैंने आपको आखिरी वाला एग्ज़ाम्पल बताया है, ये केवल एक उदाहरण बताता है कि किस प्रकार से हमारी फैमिली लाइनेज में हमारे जॉब या फिर हमारे करियर के ट्रेडिशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब इन सभी एग्जाम्पल्स से एक बात साफ समझ में आती है कि एंसेस्ट्रल कर्मा हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। कभी वो इमोशन बनकर आता है, कभी थॉट बनकर आता है, कभी बिहेवियर बनकर आता है, कभी बॉडी में सेंसेशन बनकर आता है। इसे पहचानना ही हमारी हीलिंग का सबसे पहला कदम होता है। जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि ये मेरे पूर्वजों का पैटर्न है, ये जिस प्रकार से चीज़ें घट रही हैं, ये जिस प्रकार से चीज़ें फैमिली में हो रही है, ये जिस प्रकार से विचार मेरे ऊपर बाँधे जा रहे हैं, ये मेरे पूर्वजों का पैटर्न है, ये मेरा नहीं है। उसी क्षण से आप एंसेस्ट्रल कर्मा को रिलीज़ करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंसेस्ट्रल कर्मा के एग्ज़ाम्पल्स का। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी कि अपने पर्सनल कर्मा और एंसेस्ट्रल कर्मा के बीच में डिफ़रेंस क्या होता है।